Welcome back to all class 12 students. We are in the unit called electromagnetic induction and alternating current, and we are in the second part of the unit which is known as the alternating current. In previous lecture we have discussed the concept of electromagnetic induction and everything which is based on the electromagnetic induction or related to the electromagnetic जो है induction we have discussed in the previous lecture. So now we are talking about some kinds of applications of electromagnetic induction which we are seeing in day to day in our life. So firstly we are going to talk about the induced EMF and alternating voltage. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने पहले पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कवर करने के बाद अगर उसको अच्छे से समझा है, आपने लेक्चर को प्रिपेयर करा होगा, देन आप ये मान के चलिए कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसान लगने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मैजिकल पार्ट है फिजिक्स का। बड़ा अच्छा लगता है इसको अगर आप पढ़ेंगे, एक हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी क्योंकि इसमें बहुत सारी जो एक तरीके से सिंपल मैथमेटिक्स यूज्ड है और कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स जो है बहुत सारे लोगों को अच्छी भी बहुत लगती है और मैथमेटिक्स भी बहुत 10th के लेवल की है, इसलिए बायो वाले के लिए भी कोई इशू नहीं है। सो हम लोग पहले उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कॉइल क्या करती है, रोटेट करती है, और आपको मालूम है जो है टॉर्क बराबर है ना, ये भी साइन थीटा वगैरह आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी कॉइल को अगर मैग्नेटिक में फील्ड में अगर रोटेट किया जाता है या उसमें अभी जैसा कि पहले आपने पढ़ा था कि करंट अगर फ्लो कर रही है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो एक टॉर्क लगेगा, वो घूमेगी। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सपोज वी हैव अ कॉइल विद अ क्लोज सर्किट। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कॉइल है और वो कॉइल क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब रोटेट करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक होगा इससे कॉइल से और कॉन्टिन्यूअसली उसके रोटेशन के कारण वो फ्लक्स भी क्या होता जाएगा, चेंज होता रहेगा और उस फ्लक्स के चेंज होने के कारण क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा और उसको हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्यों कहेंगे, उसको भी अभी देखेंगे। तो हमने क्या कहा, क्योंकि कॉइल जनरली क्या करती है कि एक अगर हम लोग बात करते हैं तो 0 से 360 डिग्री तक रोटेट कर रही है, 0 देन 90, 90 से 180, 180 से 360, यानी कि इन एंगल्स के बीच में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। यानी कि जो पोलैरिटी है करंट की वो भी कहीं ना कहीं, या वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं बदलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं एक साइकिल होगा, साइकिल में एक साइड पॉजिटिव होगा तो दूसरी साइड निगेटिव होगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 0 से 180 और 180 से 360 ये दोनों फेज जो है बिल्कुल अलग अलग आ जाते हैं। अच्छा, तो अब हमको यही बात करनी है, तो हमने क्या पढ़ रखा है पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या हमको पता है कि phi b यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन द कॉइल मेक्स एन एंगल फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर हम क्या कहें कि जो कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ अगर एंगल बना रही है, उसकी रोटेशनल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है थीटा, तो phi b = ba cos थीटा ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको चाहते हैं और करके phi b = ba cos ओमेगा t रख दें। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्यों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंस ओमेगा = आपने पढ़ा हुआ है थीटा बाई टी, दिस इज द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा = थीटा बाई टी, और अगर थीटा की वैल्यू निकाले तो ओमेगा टी बाई हम लोग लिख सकते हैं। अब आप इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हैं, ठीक। और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स, अगर हम t के रिस्पेक्ट में दोनों को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दें, तो d phi b dt कितना आ जाएगा, माइनस का ba sin ओमेगा t, और यहाँ ब्रैकेट में ओमेगा लगा जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है ओमेगा टी का जो एक तरीके cos ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस का sin ओमेगा टी आएगा। और आपको मालूम है यहाँ पर 2 फंक्शंस हैं, यानी कि ओमेगा टी का फिर से करेंगे तो केवल वहाँ पर कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ठीक। अब ये आपके पास निकल के आ गया, और जो है और करके इसको आप लिखना चाहें तो d phi b dt = माइनस का ba ओमेगा cos ओमेगा t, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लिख सकते हैं इसको,
ठीक है, बाय Faraday's law of electromagnetic इंडक्शन। तो फैराडे का जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो कहता है E इक्वल टू माइनस का NdΦB/dt। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF। तो अगर आप dΦB/dt की वैल्यू रख दें तो और E इक्वल टू NBA ओमेगा, ये कितना आ गया जो है, सॉरी साइन ओमेगा टी कर लीजिएगा, ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन करा है ना। तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं आप, साइन ओमेगा टी। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, थर्ड हो गई। अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF sin omega t equal to, it is must to be the value of sin omega t equal to 1। अगर हम क्या करें कि अगर बात करें कि इंड्यूस्ड EMF की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, तो आप जानते हैं इस इक्वेशन में साइन ओमेगा टी कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। देयरफॉर E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी हम लोग लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिए। सिंस E0 जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां पर NBA ओमेगा के बराबर आ गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये एक एक्सप्रेशन निकाल लिया आपने कि जब हम लोग बात करते हैं इंड्यूस्ड EMF की, तो इंड्यूस्ड EMF आता है इन द फॉर्म ऑफ NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। एंड आपको मालूम है फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E साइन ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल्स टू द 1। दैट इज व्हाई वी कैन राइट आल्सो हियर E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, वेयर E0 की वैल्यू NBA ओमेगा के कारण जो NBA ओमेगा के बराबर है। अब इसको आप पॉज कर वीडियो को इसको नोट कर सकते हैं। Now we have two equations, very important equation। अभी आपने जो निकाली है, now we have, हमारे पास क्या क्या अब आ गया उसको ध्यान से देखना है आपको। एक तो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी आपने निकाल लिया है ना, और इसके अलावा आपने जो फाइव की वैल्यू अगर पहले ध्यान से देखेंगे तो BA cos ओमेगा टी आपको मालूम है, ओमेगा टी की जगह थीटा भी होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, बहुत जनरल सा एग्जाम्पल जो है इसका लेते हुए चलते हैं और देखते हैं कि वोल्टेज का जो वेव फॉर्म होगा क्या होगा। यानी कि अगर एक्चुअल कोई अल्टरनेटिंग करंट, जैसे हमारे सर्किट है, सारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बाहर से आई हुई है, ट्रांसफार्मर से लाइन आती है, जो है आपके पोल और पोल से आपके घर में आती है, तो जनरली आपके वोल्ट में सारा कैसा आता है, अल्टरनेटिंग वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो वो देखना है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट किस फॉर्म में होता है, हमको ये चीज देखनी है। और देखने के लिए देखिए ये बेसिक इक्वेशंस है लोग, यानी कितनी अमेजिंग सी बात है कि वो सारा जो कॉन्सेप्ट है आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है, यानी ट्रांसफार्मर से जहाँ पर एक पावर ग्रिड में बनी और ग्रिड से इसके बाद आपके पास ट्रांसफार्मर, देन पोल से आपका घर, और घर के अंदर जो भी जनरल सीधे एक जो वायरिंग एक तरीके से देख रहे हैं तो उसका पैरेलल वायरिंग होती है डोमेस्टिक, आपको मालूम है ऑलरेडी, बहुत पहले आप पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, 10th में भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसके बाद उसका जो वेव, जो उसका जो करंट और वोल्टेज है, जो उसका एक्चुअल फॉर्म क्या होता है, वो उस फॉर्म की उसकी मैथमेटिक्स को आप यहाँ देख रहे हैं। यानी कि ये सारा जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट एक तरीके से 12th में ही आपका पूरा आ जाता है। तो ये आपके पास दो इक्वेशन हो गई। तो जनरली क्या होता है कि पहली कंडीशन की अगर बात करते हैं तो पहली कंडीशन में ये कहा जाता है कि ऑलवेज, जो हम लोग बात करते हैं कि ऑलवेज द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमेशा जब क्वेश्चन बोला जाता है हम लोग कहते हैं तो कॉइल, अगर हम लोग किसी एक बेसिकली एंगल की बात करें तो कॉइल जो एक तरीके से कॉइल है, कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखी हुई है,
कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखी हुई है, एक तरीके से हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कॉइल को हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर हमें ध्यान आपको होगा कि अगर हम कॉइल के लिए एरिया वेक्टर लेते थे वो ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता था। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन का जो एरिया वेक्टर लिया है वो दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। क्यों? क्योंकि फिर से समझिए, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में आपका जो है परपेंडिकुलर एक तरीके से जो है कॉइल रखी हुई है, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि इसका इस प्लेन का, इस कॉइल के प्लेन का एरिया वेक्टर लेंगे विच इज आल्सो द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द जो है कॉइल, तो यानी कि दोनों एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में कितना हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू कितना आ गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए E कितनी हो जाएगी, E साइन 0, तो यानी कि E इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, 0 हो गया। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, वो VA, यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो मिनिमम है, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसा है, मैक्सिमम है। बहुत ध्यान से देखिए कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 0 है, कब, जब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है। दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन ऑफ मैक्सिमम, दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम। अब हम लोग अगले के लिए बढ़ते हैं। तो अब हमने क्या करा, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस 90 डिग्री आपको जो है कॉइल क्या करना है, रोटेट करना है, यानी जो भी आपको स्टडी करनी है, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन लेना है वो हर 90 डिग्री पे लेना है। अब थीटा इक्वल टू ओमेगा हो गया आपका 90 डिग्री, और जैसे ही 90 डिग्री करोगे तो ई नॉट साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो यानी कि ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई नॉट हो गई, ठीक। और 5e की वैल्यू कितनी हो गई, 5e की वैल्यू अब 0 हो गई। क्यों, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यानी कि अब देखिए 90 डिग्री के बाद जस्ट कॉइल रोटेट करके 90 डिग्री पे पहुंची, उस दौरान अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो मैक्सिमम हो गया, बट राइट नाउ हियर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा हो गया है, मिनिमम हो गया है। हम लोग अब अगली बातचीत करते हैं। वी आर इन थर्ड पॉइंट, जहां पर थीटा जो ओमेगा टी है और 90 डिग्री अगर रोटेट कर देंगे तो 0 से 90 से 180 हो गया, और जब 180 हो जाएगा तो साइन 180 की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। क्यों, साइन 180 साइन 90 प्लस 90 cos 90 cos 90 की वैल्यू 0, तो e की वैल्यू 0 हो गई। और यहाँ पर अगर आप 5e की बात करेंगे तो ये माइनस का भी ये हो जाएगा, क्योंकि cos 180 का मतलब हो जाता है माइनस का साइन 90 और माइनस का 1, यानी कि अब देखिए फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0 हो गई, बट मैग्नेटिक फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। माइनस का मतलब क्या है, कम नहीं, माइनस का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। फिर हम लोग जो है फोर्थ नंबर कंडीशन लेंगे, थीटा ओमेगा टी, और हमने फिर 90 डिग्री घुमाया, यानी कि 270 डिग्री घुमा दिया है, और इस बार फिर से ई माइनस का ई नॉट हो जाएगा, यानी कि साइन 270 डिग्री की वैल्यू -1 हो जाती है। वो आपके लिए कोई टिपिकल काम नहीं है करना, ठीक। तो E इक्वल टू माइनस का ई नॉट हो गया, लेकिन जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स था वो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 270 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो cos 70 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। जो cos 270 का मतलब हो गया cos 90 प्लस 180, ठीक है, माइनस का साइन 180 और माइनस साइन 180 का मतलब फिर से cos 90 हो जाता है, और फिर आ गया 0। अब आपके पास पांचवी जो कंडीशन है उसमें थीटा ओमेगा टी जो है वो 360 डिग्री पर पहुंच गया। 360 डिग्री हमेशा आप ध्यान रखिए कि वही कंडीशन होती है जो आपकी 0 थी, यानी 0 360 कैसा होता है, एक ही तरीके से लिया जाता है। तो अब आपको यहाँ पर मिल गया, तो आप अल्टरनेट ऑर्डर यहाँ पर देख पा रहे हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले 0 है, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में, फिर 0, ठीक। तो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, तो आप देखिए इसको आप मान लीजिए 0 डिग्री, यहाँ पर आपने मान लिया 90, ये 0 था, ये 180, ये 270 और ये 360 डिग्री अगर आपने मान लिया। तो देखिए पहले अगर ईएमएफ की बात करेंगे तो ईएमएफ पहले कितना है, 0 पे 0 है, 0 डिग्री पे 0 है, फिर 90 डिग्री पे ई नॉट हो गया, यानी कि आप इसका इधर मान लीजिए ई नॉट और इधर मान लीजिए माइनस का ई नॉट, ठीक है, ये प्लस का ई नॉट, ये माइनस का ई नॉट, यानी कि जब थीटा 90 हुआ, ओमेगा टी 90 हुआ, ये ई नॉट हो गया। यानी कि अगर हम लोग मानना चाहें तो इसको जो है
ऐसे मान सकते हैं ना। ये देखिए 90 डिग्री आ गया। अब इसके बाद देखिए थीटा यानी ओमेगा टी 180 डिग्री हो गया, तो ई 0 हो गया। तो ये देखिए ठीक 0 हो गया कि नहीं। अब देखिए फिर इसके बाद 270 में माइनस ई नॉट हो गया, यानी 270 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक तरीके से अब इसको ये देखिए मैक्सिमम हो गया, ई नॉट माइनस का आ गया इस कंडीशन में, और 270 डिग्री पे वापस क्या हो गया, देखिए 0 हो गया। ये 270 पे ई नॉट ये आपका ले लिया। एक मिनट थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, डिस्टेंस कुछ ज़्यादा दूर है, हमने ले रखी है 270 डिग्री। ठीक, तो इसको अगर हम लोग बनाना शुरू करेंगे तो ऐसा बनेगा 180 डिग्री, और ये जो है आपका ऐसे करके यूँ आएगा। ठीक, तो ये देखिए 270 डिग्री पर आपको ये जो है माइनस का ई नॉट मिल गया, और 360 पे फिर ई 0 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जाके 0 हो गया। तो देखिए ये मिल गया अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसे होगा, 0 से 360 डिग्री के बीच में इसकी कंप्लीट साइकिल होगी, यानी 0 से 180। देखिए एक आपको एक साइड पर मैक्सिमम मिल रहा है, और 180 से 360 पर दूसरे साइड पर मैक्सिमम मिल रहा है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द ग्राफ फॉर जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर हम लोग इसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो ये ग्राफ को देख लीजिए यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का आपको ग्राफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आप इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए, तब हम लोग फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अगर अब हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज को प्रॉपर्ली डिफाइन करना हो तो हम लोग कह सकते हैं द वोल्टेज whose magnitude and direction change with time and attains magnitude and direction after a definite time interval is called an alternating voltage। यानी कि क्या, कौन सा वोल्टेज, एक ऐसा वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ लगातार कैसा रहे, बदलता रहे, एंड अटेन्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आफ्टर डेफिनेट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यानी कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लगातार टाइम के साथ बदलता रहे, और डेफिनेट इंटरवल टाइम के बाद वो जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू को गेन करता रहे, ऐसा जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और आपको मालूम है कि इसको अगर आप जो है नोट कर लेंगे, सामने मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, बोलता भी जा रहा हूँ। द वोल्टेज whose magnitude and direction change with time and attains the same magnitude, यहाँ पर आप इसको जरा कर लीजिएगा, attains the same magnitude and direction after a definite time interval is called an alternating voltage। तो अब आप इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि अगर वोल्टेज का मतलब तब होगा जब एक तरीके से सर्किट कैसा हो, क्लोज हो। ठीक है, और अगर सर्किट क्लोज है तो आपको मालूम है कि करंट क्या फ्लो करेगी, करंट भी एक तरीके से फ्लो करेगी। यानी कि अगर यहाँ पर जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज आप दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अगर हम V की बात करें तो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी आ रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट कितनी होगी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट करेंगे तो I नॉट साइन ओमेगा टी। और दिखाना चाहे तो इसी ग्राफ में आप जो है दिखा भी सकते हैं, ऐसे करके दिखा दीजिए, डॉटेड लाइन है, कम ज्यादा का कोई अंतर नहीं है, बस दिखाने का तरीका है। और अगर हम लोग अब इसकी बात करेंगे तो ये अगर ई नॉट है तो हम इसको जो है यहाँ पर कह सकते हैं आई नॉट। ठीक, यहाँ पर माइनस का आई नॉट, ये माइनस का आई नॉट और नीचे माइनस का ई नॉट। ठीक, तो ये देखिए अल्टरनेटिंग करंट हो गया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया। अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट में भी डिफाइंड एज इफ अ करंट having some magnitude and direction changes continuously and attains same
magnitude or direction after definite interval of time, then it is called the alternating current. तो आपके सामने अब तीन बहुत जो है जो तीन सेंटेंस एक तरीके से लिखे हुए हैं। एक आप देख रहे हैं पीक वैल्यू है, एक पीरियोडिक टाइम है और तीसरा फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। पीक वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। तो क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और जो वोल्टेज है, ठीक है, ड्यूरिंग अ साइकिल। इसको साइकिल जनरली जो आप देख रहे थे साइनसॉइडल वेव फॉर्म, एक कंप्लीट वेव को साइकिल भी बोलते हैं ड्यूरिंग अ साइकिल। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज ऑन बोथ साइड भी आप लिख सकते हैं, ऑन बोथ साइड्स, ठीक, ड्यूरिंग अ साइकिल। फिर दूसरा आता है व्हाट इज द पीरियोडिक टाइम। तो टाइम टेकन बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको देखना चाहें, अगर यहां से यहां पहुंचने में उसको जितना टाइम लगा वो टाइम को ही पीरियोडिक टाइम कहते हैं। और इसको अगर देना हो तो t इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2, सॉरी जो है आपका अगर दिखाना हो तो हम 2 पाई अपॉन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। दिस इज द पीरियोडिक टाइम एंड टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग जो है अल्टरनेटिंग साइनसॉइडल वेव इन कंप्लीट वन साइकिल। तो t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा आ जाता है। देन फ्रीक्वेंसी, तो नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकेंड। तो हम क्या बात करेंगे कि जो कितनी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कंप्लीट साइकिल एक सेकंड में बन रही है, वो बोला जाता है नंबर ऑफ साइकिल। उसको हम लोग बोलते हैं n इक्वल टू 1 अपॉन टी। स्मॉल n से भी फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, स्मॉल f से भी दिखाते हैं, न्यू से भी दिखाते हैं, कई चीजें दिखाने के लिए। और आप इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय एन अल्टरनेटिंग करंट इन 1 सेकेंड। यानी एक सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट करेगी जो है उसको ही हम लोग जो है क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो बहुत शॉर्ट में लिखा है, केवल इसको ध्यान रखना है। जनरली इसका एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी शायद पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन जो उसमें समझने की ज़रूरत थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू कितनी होगी। तो एक बहुत सिंपल सा जो है, आपने अगर जो है केवल डायग्राम को ही देखें तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि मीन वैल्यू तो 0 हो गया एवरेज वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि 0 से 180 के बीच में जो करंट की डायरेक्शन थी, अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन थी, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो था वही नेक्स्ट साइकिल के लिए सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट हो गई थी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम था। यानी कि डायरेक्शन दोनों की देखो हर बार क्या हो गई, बदल गई। यानी कि अपोजिट हो जाने की वजह से अगर जब हम लोग एवरेज लेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें फॉर वन कंप्लीट साइकिल, द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 0। एक कंप्लीट साइकिल के लिए जितनी जो है करंट की जो वैल्यू एक साइड में है उतनी ही अपोजिट साइड में है, दोनों का एवरेज लेंगे तो 0 हो जाएगा। बट स्टिल वी कैन कैलकुलेट इट फॉर हाफ साइकिल बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। अगर हम लोग बात करें तो जनरली तो देखिए क्या है कि वेव नेचर आपको दिख रहा है, वेव नेचर में अगर हम लोग को कैलकुलेशन करना होता है, सारा फार्मूला हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। तो अगर हम लोग हाफ साइकिल के लिए निकालना चाहे तो हाफ साइकिल के लिए निकाल सकते हैं। तो हाफ साइकिल के लिए हम यहाँ पर निकालना तो IM यानी कि मीन वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू द कितनी हमने जो है, अगर हाफ साइकिल की बात करेंगे तो पीरियोडिक टाइम भी कितना लिया जाएगा, आधा। यानी पीरियोडिक टाइम अगर कैपिटल T था तो उसका कितना हो गया, आधा हो गया। उसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से T/2 तक। यानी केवल हमारा कैलकुलेशन कहाँ तक जा रहा है इसको आपको समझना है। हमारा कैलकुलेशन यहाँ तक आता है।
तो हमको 0 से t/2 तक ही लेके चलना है, और मान लेते हैं करंट जो है अल्टरनेटिंग करंट वो I है, और जस्ट डिपेंड करती है किस पे, टाइम पे, तो I के साथ dt लगा हुआ है। ये इक्वेशन आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, इसकी पहली इक्वेशन याद कर लेंगे, देन फिर आपको याद रहेगा। यानी कि फॉर एन हाफ साइकिल द मीन करंट इज गिवन बाय 1/t/2 एंड द टोटल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t/2 I dt। ये हमको इस तरीके से हम लोग इसको लेके देके चलेंगे यहां पर। ठीक, तो Im = 1/t/2 0 से t/2 I dt। तो ये सारा जो है इसको पहले इक्वेशन आपको याद करने की जरूरत है, देन फिर अभी हम लोग कैलकुलेट करके इसको निकाल लेंगे। तो देखिए 1/t/2 है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर जो है 1/t/2 को जो है क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा करें, अगर 2/t भी लिखते हैं, और t की वैल्यू आपको मालूम है 2π/ω होती है, 2 से 2 कट गया। यहाँ पर भी 0 से अगर हम लेंगे तो क्या केवल π/ω बचेगा, t की जगह 2π/ω रख दीजिए, तो I dt है ना। सिंस आपके पास जो है यहाँ पर t की वैल्यू आपको मालूम है 2π कितनी होती है, ओमेगा होती है, वही पुट कर दिया। तो अब आपके पास देखिए ओमेगा अपन कितना आ गया, पाई आ गया, 0 से पाई ओमेगा हो गया, और π/ω आ गया यहाँ पर। ठीक, और अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं I0 sin ω t dt, क्योंकि ये भी आपको मालूम है ऑलरेडी कि जो I की वैल्यू होती है वो I0 sin ω t होती है। तो अब आप इसको देखिए, ओमेगा I0 बाहर निकाल लीजिए, पीक वैल्यू है, इंडिपेंडेंट है सभी चीजों से, 0 से π/ω, और ये आ गया sin ω t dt। और अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद ओमेगा I0 अपन कितना आ गया, पाई आ गया, इंटू साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस ओमेगा टी होता है, तो माइनस का कॉस ओमेगा टी अपन कितना हो गया, ओमेगा आ गया, और 0 से π/ω यहाँ पर इसका जो है ये लिमिट लग जाएगी 0 से π/ω। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ओमेगा और ये ओमेगा ऊपर नीचे कट हो जाएगा, तो आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं I0/π, और माइनस यहाँ पर रहेगा, तो देखिए cos ओमेगा टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos ओमेगा टी, आप इसको माइनस को बाहर ले लीजिए फिलहाल, अभी ओमेगा से ओमेगा नीचे ऊपर कट गया है, cos ओमेगा टी अपर लिमिट यानी कि cos π/ω। ठीक है, तो ये cos ओमेगा टी अपन यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, cos π/, एक तरीके से आपने रख दिया यहाँ पर ओमेगा, माइनस यहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग, cos 0। तो यहाँ पर आपके पास आ गया cos π/ω अपन कितना आ गया, 0 यहाँ पर निकल कर एक तरीके से आप देखेंगे तो आ गया। ठीक, तो अब देखो जो t के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर एक चीज और रह गई अभी करने के लिए, तो π/ω, और यहाँ पर ओमेगा तो ऑलरेडी था ही, तो ओमेगा बना रहने दीजिए, तो ये ओमेगा और ये ओमेगा क्या हो गया, कट गया। तो अगर आप इसको देखेंगे तो माइनस का I0/p और cos π माइनस cos 0। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हम थोड़ा इधर लेके चले आ रहे हैं, तो Im = माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो I0/π, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दिया cos π का मतलब cos 180, cos 180 का मतलब कितना हो जाता है, cos 180 का मतलब हो जाता है माइनस का sin 90 यानी कि माइनस का 1। ठीक, तो ये जो है आपका माइनस अभी लगा रहने दो, -1 आ गया, यानी कि 2I0 अपन कितना आ गया, I हो गया, Im की वैल्यू। तो ये देखिए निकालना जो था वो निकल आया कि जो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल होती है वो 2I0/π होती है, या 0.637, इसको I0 भी लिखा जा सकता है। इसका एक मतलब क्या निकलता है, इट मीन्स Im is 63.7% ऑफ I0, यानी कि जितनी भी पीक वैल्यू ऑफ करंट होती है हाफ साइकिल के लिए,
तो उसकी जो मीन करंट होती है वो जस्ट कितनी होती है, 63.7% होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, सिर्फ पहली आपको एक क्वेश्चन आपको याद करनी पड़ेगी। अब देखिए, अगर अभी आपने देखा है कि यहाँ पर जो है IM निकला है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, IM 0.637 I0 निकला है, और अगली निगेटिव हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे तो IM इक्वल टू माइनस का 0.637 I0 है। दोनों का एवरेज लेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो यानी कि क्लियर हो जाता है कि मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल 0 होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़िए, और कोई डाउट हो तो आप जनरली आपको मालूम है कि मुझे मैसेज करके बता भी सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।